गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग चल रही है सबकी घर पे। पढ़ाई हो रही है ठीक से। ओके, बस चंदन की हो रही है। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने कॉलरॉश लॉ कर लिया था, कैसे आया वो देखा था। और क्या किया था? फैक्टर्स ऑफ एक्टिंग कंडक्टेंस किया था, वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, इन सब के लिए हमने फैक्टर्स देख लिए थे सब, और उसके हिसाब से फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए थे। तो आज हम पहले तो प्रैक्टिसिंग ही करेंगे कॉलरॉश लॉ की, कैसे कैसे उसे अप्लाई करना है क्वेश्चंस पे। उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे एप्लीकेशंस ऑफ कॉलरॉश लॉ पे। तो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करो। पहले ये पीपीपी 5 का क्वेश्चन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दे रखी है इन सब की, सोडियम एसिटेट, HCl, एसिटिक एसिड, ये सब उनकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दे रखी है, लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट। फाइंड आउट करना है द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ NaCl एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ओके, आ गया, ये आ रहा है। और बच्चे भी बताओ जल्दी से। कॉलरॉश लॉ क्या कह रहा था कि हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर लैम्डा इक्विवेलेंट लैम्डा नॉट निकालना चाहते हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे अगर निकालना चाहते हैं उसकी कंडक्टिविटी, तो हम सिंपली ऐड कर देंगे इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ केटायन एंड एनायन। इनकी इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस को हम ऐड कर सकते हैं। तो अगर हमें लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट निकालना है फॉर NaCl, तो हम उसको लिख सकते हैं लैम्डा नॉट फॉर Na प्लस प्लस लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट फॉर Cl माइनस। अब इनकी हमें इंडिविजुअली वैल्यू नहीं दे रखी, जैसे हमें अभी तक जो जितने क्वेश्चंस हमने करे हैं उसमें इनकी अलग से वैल्यू दे रखी थी, लेकिन इस बार क्या है, बाकी इलेक्ट्रोलाइट्स की वैल्यू दे रखी है और हमें इनकी Na प्लस और Cl माइनस की फाइंड करनी पड़ेगी इन बाकी इलेक्ट्रोलाइट से। तो हम इसको कैसे करते हैं, पहले तो लिख लो इसको क्या क्या दे रखा है। तो लैम्डा नॉट CH3CO Na दे रखा है, लैम्डा नॉट HCl दे रखा है, और लैम्डा नॉट CH3COOH दे रखा है। अब इनको हम इनके इंडिविजुअली केटायन और एनायन में एक्सप्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट ऑफ CH3CO माइनस प्लस लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट ऑफ Na प्लस। इसको लिख सकते हैं लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट ऑफ H प्लस प्लस लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट ऑफ Cl माइनस। इसको लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट ऑफ CH3CO माइनस प्लस लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट ऑफ H प्लस। जिसमें भी ये केटायन और एनायन में ब्रेक करता है उसमें इसे डिवाइड करके लिख लिया। अब हमें चाहिए क्या, Na प्लस और Cl माइनस के लिए। Na प्लस कहाँ पे है, ये रहा। Cl माइनस कहाँ पे है, ये रहा। तो इसको अगर मैं फर्स्ट बोलूँ, इसको सेकंड बोलूँ, इसको थर्ड बोलूँ, तो फर्स्ट को ऐड करने के बाद और सेकंड को ऐड करने के बाद मेरे पास आ गया Na प्लस और Cl माइनस, लेकिन साइड में और कौन एक्स्ट्रा आ गया, ये CH3CO माइनस और H प्लस। तो इनको हटाने के लिए यूज करेंगे थर्ड इक्वेशन का। थर्ड इक्वेशन को माइनस अगर हम करेंगे तो फाइनली हमारे पास ये वाली इक्वेशन निकल के
आएगी। तो अगर हमें पता चल गया कैसे आएगी, हमारे पास कौन से कैटायन एनायन आ गए, तो हम इनके सिंपली इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को अब इसी के हिसाब से जो हमने यहाँ पे 1 + 2 - 3 किया है, इसी के हिसाब से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो फर्स्ट की वैल्यू दे रखी है 91 प्लस सेकंड की दे रखी है ये 426 माइनस कर देंगे 391 थर्ड वाले का माइनस। तो ये आ रहा है आपका ऑप्शन ए 126। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम ऐसे सॉल्व करते हैं। तो एक मैंने बता दिया, जिसका नहीं आया उसको क्लियर हो गया होगा। हाँ सीनू, कोई डाउट है? यस मैम, ये जो आपने ये बताया था लैम्डा नोट CH3COH, ये यहाँ से दोबारा बताना मैम। ये वाला यहाँ से? यस मैम, यही। ठीक है, देखो क्वाल्ट्रोश लॉ में क्या था, हम इंडिविजुअली कैटायन और एनायन का सम में एक्सप्रेस कर सकते थे लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट को। तो ये जो CH3COH है, ये ऐसे डिसोसिएट करता है CH3CO माइनस और H+ में, ये ऐसे डिसोसिएट करता है। तो फिर से इसको ऐसे उसके एनायन को और उसके कैटायन को हम सम करके लिख सकते हैं। तो उसके बाद हमें अब चाहिए किसका था, NaCl का। ये वाला हमें चाहिए था NaCl का, Na+ और Cl- हमें चाहिए था। Na+ ये रहा फर्स्ट वाली इक्वेशन से, Cl- कहाँ है, ये रहा सेकंड वाली इक्वेशन से। तो इसलिए फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर लिया। फर्स्ट और सेकंड को जब ऐड कर लोगे तो Na+ तो आएगा, Cl- भी आएगा, लेकिन साइड में कौन कौन और आएंगे, ये भी आएंगे CH3CO- और H+। तो इनको रिमूव करने के लिए थर्ड वाली इक्वेशन का यूज किया और उसको यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर लिया। तो 1 + 2 - 3 करोगे तो Na+ और Cl- यहाँ पे आएगा। फिर उनके जो वैल्यूज गिवन थे उनको भी इसी इक्वेशन के हिसाब से प्लस माइनस कर लिया। अब समझ आ गया? यस मैम, आ गया समझ। ठीक है, अभी और क्वेश्चंस करोगे खुद से तो और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले मैं। ओके, ये वाला ट्राई करो खुद से। द वैल्यूज ऑफ लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट फॉर NH4Cl, NaOH एंड NaCl इनकी दे रखी है और निकालनी किसकी है, NH4OH की। तो NH4OH को तोड़ के लिखो उसके कैटायन एनायन में, फिर देखो कि हम उसकी वैल्यू तक कैसे पहुंच सकते हैं। ओके, सबका आ गया मतलब, ठीक है, गुड, समझ आ गया मतलब। NH4OH को हम पहले लिख लेंगे किसमें, लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट ऑफ NH4OH is equal to lambda not equivalent of NH4 plus lambda not equivalent of OH माइनस। यहाँ तक हमें पहुंचना है। दे किस किसका रखा है, लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट ऑफ NH4Cl और दे रखा है NaOH का और दे रखा है NaCl का। यहाँ से हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, NH4+ और Cl-, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा Na+ और OH-, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा Na+ और Cl-। हमें चाहिए क्या, NH4+ और OH-। NH4+ ये रहा तो फर्स्ट वाले को ऐड, OH- ये रहा सेकेंड वाले को ऐड। अब Na+ और Cl- को रिमूव करने के लिए थर्ड वाले को सब्ट्रैक्ट। इनकी वैल्यूज भी फिर 149.74 प्लस 248.1
माइनस 126.4, तो इसको सॉल्व करके आप लोगों का आ रहा होगा 271.44। गुड। जिसका नहीं आया आई होप उसको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। एक ये क्वेश्चन और ट्राई कर लो 2022 का। बिल्कुल सेम ही है जैसे अभी हमने किया था, लेकिन थोड़ा और प्रैक्टिस हो जाएगी इसलिए मैंने ऐड कर दिया है। मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl HCl सोडियम एसिटेट, ये सब दे रखा है। मोलर कंडक्टेंस ऑफ CH3COOH बताना है। बी आ रहा है। ओके, सबका बी आ रहा है। क्या पूछा क्या है इसमें? CH3COH का मतलब CH3CO माइनस और H प्लस हमें चाहिए। दे क्या क्या रखा है? NaCl HCl और CH3CONa। ये फर्स्ट है इस बार, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो CH3CO माइनस कहाँ से आएगा? थर्ड से आएगा। H प्लस कहाँ से आएगा? सेकंड से आएगा। माइनस कर देंगे इस बार फर्स्ट वाली को, तो 3 + 2 - 1, 3 क्या है? 91 प्लस सेकंड है 426 माइनस 126.45। इसी को सॉल्व करके आप लोगों का बी ऑप्शन 390 आ रहा होगा, राइट? ओके, बस ये लास्ट क्वेश्चन और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। 2019 का PYQ है। H2SO4 K2SO4 CH3COK, इन सब की वैल्यूज XYZ के फॉर्म में दे रखी है, हमें कैलकुलेट करनी है एसिटिक एसिड CH3COH की। ओके, 3 लोगों का आ गया आंसर। सही आया है, ये ऑप्शन सही आया आपका। बाकी लोग भी ट्राई कर लो। CH3COH ऐसे ब्रेक करेगा, CH3COH CH3CO माइनस और H प्लस। उसके बाद H2SO4 दे रखा है, H2SO4 जाएगा 2H प्लस और SO4 2 माइनस में। K2SO4 जाएगा 2K प्लस और SO4 2 माइनस में। और CH3CO माइनस और K प्लस में चाहिए हमें ये वाली इक्वेशन। तो CH3CO माइनस ये आ गया थर्ड से, ये थर्ड हो गई, ये सेकंड, ये फर्स्ट। उसके बाद क्या है? H प्लस। अब यहाँ पे 2 H प्लस है यहाँ पे, लेकिन हमें एक ही चाहिए, तो हमें फर्स्ट वाली को डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ पे 2 से, तो 1/2। अब हमें क्या क्या सब्ट्रैक्ट करना है? SO4 2 माइनस और K प्लस, तो उसके लिए ये रही सेकंड इक्वेशन। अब फिर से यहाँ पे एक ही K प्लस ऐड हुआ था थर्ड वाली से,
लेकिन यहाँ पे 2k+ है, तो यहाँ पे सेकंड वाले को भी डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, माइनस। तो ये आ गया। थर्ड दे रखा है z प्लस x/2 माइनस y/2, z प्लस x माइनस y/2, ऑप्शन ए, z प्लस x माइनस y/2। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा स्टोइकियोमेट्री का भी रोल समझना था कि कितने h+ कितने k+ रिमूव करने हैं, तो उस हिसाब से डिवाइड, मतलब अगर कोई क्वेश्चन अलग से आता है तो अब आप कर लोगे उसको, राइट? आ गया समझ? ओके, इसमें सिर्फ 3 लोगों ने आंसर दिया था, जिन्होंने नहीं दिया आई होप उनको आ गया हो समझ। ओके, तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अब एप्लीकेशंस ऑफ कॉल रॉश लॉ। लॉ पढ़ लिया, उसको क्वेश्चंस पे अप्लाई करना सीख लिया। एक एप्लीकेशन आप ऑलरेडी कर चुके हो, लेकिन मैं एप्लीकेशंस एक बार यहाँ पे लिखवा दूं अगर सारी। तो पहली तो है कैलकुलेटिंग लैम्डा नॉट m फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन की वैल्यू जो है वो आप कॉल रॉश लॉ से अभी अभी कैलकुलेट करके आए हो। फॉर एग्जांपल CH3COH की आपने यहाँ पे कैलकुलेट करी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के हेल्प से। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की उनके ग्राफ को एक्सट्रापोलेट करके आ जा रही थी डायरेक्टली, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में नहीं आ रही थी। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का लैम्डा नॉट निकालने के लिए हेल्प कौन कर रहा है? कॉल रॉश लॉ। वो डायरेक्टली हम फाइंड नहीं कर सकते थे ग्राफ से। तो ये वाली एप्लीकेशन आप लोगों ने ऑलरेडी कर ली है, कैलकुलेटिंग लैम्डा नॉट m फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। सेकंड, टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये हम आज करेंगे। और थर्ड, टू कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी एंड KSP। टू कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी एंड KSP। इस टॉपिक से नीट में क्वेश्चन देखने को नहीं मिला अभी तक, लेकिन एक बार जस्ट मैं आपको बता दूंगी, अगर इन केस आ गया तो आप कर लो। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाला। अगर आयनिक से हम थोड़ा याद करें तो Ha को हम डिसोसिएट कराते थे H+ और A- में। Ha इज कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो टाइम 0 पे अगर ये C था तो टाइम T पे इसमें से C अल्फा डिसोसिएट हो जाएगा, और उतना ही यहाँ पे C अल्फा H+ और C अल्फा A- फॉर्म हो जाएगा। इसका Ka लिखते थे हम डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो वो क्या होता था? C अल्फा इंटू C अल्फा डिवाइडेड बाय C माइनस C अल्फा। ऊपर से एक C कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ऐसे हम एक्सप्रेशन लिखते थे Ka का। ये अल्फा क्या था यहाँ पे? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कि कितना परसेंटेज जो है वो डिसोसिएट हो रहा है। तो अब हम इससे कॉलरॉश लॉ से कैसे निकाल सकते हैं अल्फा? तो देखो, पहले तो हमने ये देख लिया अभी तक कि लैम्डा नॉट जो था वो था इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या हो रहा था? 100% आयनाइजेशन हम इसको बोल सकते हैं। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हम उसे 100% आयनाइजेशन बोल सकते हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस हो रहा था, उन्हें एक दूसरे से कुछ फर्क ही नहीं था। और हम ये बोल सकते हैं कि अब इतना ज्यादा पानी उनके बीच डाल दिया है कि वो 100% टूट गया होगा। तो 100% आयनाइजेशन हम उसको यहाँ पे लेके चल रहे हैं टू कैलकुलेट अल्फा। लैम्डा था वो वाली आयनाइजेशन जब पूरा नहीं टूटा है, जब लेस देन 100% है। तो इन दोनों की हेल्प से हमने अल्फा को कैसे डिफाइन कर दिया? लैम्डा बाय लैम्डा नॉट। जब आयनाइजेशन लेस देन 100% है, डिवाइडेड बाय जब 100% हो जाएगी। तो इससे हमारे पास आ जाएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कैसे? नीचे क्या पुट कर दिया? जब 100% डिसोसिएशन हो। ऊपर क्या पुट कर दिया? जब उससे कम डिसोसिएशन हो। तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये जो कम डिसोसिएशन हो रही है, इसका अल्फा कितना है, इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितनी है। अगर 100% हो जाता तब उससे डिवाइड करके। ये फॉर्मूला आता है अल्फा का, लैम्डा बाय लैम्डा नॉट।
अब इसको के ए वाले फॉर्मूला में हम पुट कर सकते हैं। के ए हो जाएगा सी इंटू लैम्डा बाय लैम्डा नॉट का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस लैम्डा बाय लैम्डा नॉट, सी लैम्डा स्क्वायर अपॉन लैम्डा नॉट स्क्वायर, लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा बाय लैम्डा नॉट। नीचे से ये लैम्डा नॉट एक कैंसिल, तो क्या बचा सी लैम्डा स्क्वायर अपॉन लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा। ये एक्सप्रेशन आ गया है के ए का, जब हमने अल्फा की वैल्यूज पुट कर दी के ए वाले फॉर्मूला में। लेकिन होगा क्या, जो भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे उसमें यहाँ से हम 1 माइनस अल्फा को अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं 1 के बराबर, तो के ए को सी अल्फा स्क्वायर ले लेते हैं। तो यहाँ पे भी आपको इतना बड़ा एक्सप्रेशन लेके चलने की जरूरत नहीं पड़ती, सी अल्फा स्क्वायर में ही डायरेक्टली सी लैम्डा बाय लैम्डा नॉट स्क्वायर करके आंसर आ जाएगा। सी लैम्डा बाय लैम्डा नॉट स्क्वायर करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखें अब इसका, अगर ये लिख लिया हो। ओके, equivalent conductivity of 0.1 normal CH3COH is 80 and at infinite dilution 400. Degree of dissociation of CH3COH, एसिटिक एसिड की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर लैम्डा इक्विवेलेंट और लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट दे रखा हो। गुड, सभी बच्चे बताओ। ओके, दे क्या रखा है हमें, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी 80, ये लैम्डा इक्विवेलेंट हो गया, और इनफाइनाइट डिल्यूशन ये लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट हो गया। तो अल्फा हमने अभी जस्ट क्या देखा, लैम्डा बाय लैम्डा नॉट। अब चाहे यहाँ पे एम वाला लो चाहे यहाँ पे इक्विवेलेंट वाला लो, एक ही बात है, क्योंकि कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड करते हैं चार्ज से, और अगर ऊपर नीचे दोनों ही चार्ज से डिवाइड करेंगे तो फिर फायदा ही क्या है डिवाइड करने का, डायरेक्टली ही हम इसको लैम्डा इक्विवेलेंट बाय लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 80/400, 1/5, या फिर 0.2, ऑप्शन बी। गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन। At 25 degrees Celsius, molar conductance of 0.1 molar aqueous solution ammonium hydroxide, ये उसकी मोलर कंडक्टेंस दे रखी है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे उसकी मोलर कंडक्टेंस दे रखी है। देन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। बहुत बढ़िया, इस बार काफी आंसर्स आ गए। गुड, वही क्वेश्चन है जैसा हमने पीछे किया था, अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा बाय लैम्डा इक्विवेलेंट, सॉरी लैम्डा बाय लैम्डा नॉट। लैम्डा कितना है 9.54,
और ये कितना है 238। तो इसको सॉल्व करके आपका आ रहा है ऑप्शन बी 4.008%। ऑप्शन बी ठीक है, गुड। Equivalent conductance of M by 32 solution of weak monobasic acid is this, and at infinite dilution is this, then the dissociation constant of the acid is। इस बार dissociation constant आपको बताना है। जिज्ञासा ने सी आंसर दिया था बच्चे, वो एक डेसिमल से आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, वो 40 था ना ऑप्शन सी। अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं बच्चे। डी ऑप्शन सही है, 1.25 वाला। ऐसे किया, इसको देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दे रखी है 8 और मोलर कंसंट्रेशन दे रखी है m/32 का मतलब है 1/32। इनफाइनाइट डाइल्यूशन में दे रखा है 400। तो लैम्डा इक्विवेलेंट दे रखा है इन्होंने 8, लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट इन्होंने दे रखा है 400, कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है 1/32। तो के ए होता है सी अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा क्या हो गया, लैम्डा बाय लैम्डा नॉट, यानी कि 8/400 या फिर 1/50। तो सी 1/32 इंटू 1/50 इंटू 1/50। इसको सॉल्व करके आपका ऑप्शन डी आना चाहिए, 1.25 इंटू 10⁻⁻5। समझ आ गया सीनू, आप सी बता रहे थे। कैलकुलेशन, यस मैम आ गया। ओके, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो। तो डायरेक्टली हमने सी अल्फा स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दिया, वो बड़े वाला लगाने की जरूरत नहीं थी। आगे चलते हैं अब। नेक्स्ट एप्लीकेशन है सॉल्युबिलिटी एंड केएसपी। सॉल्युबिलिटी हम किसकी देखते थे, किसी स्पेयरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की देखते थे। किसी स्पेयरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की, मतलब जो ढंग से पानी में नहीं घुलता था, वो होता स्पेयरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। उसकी उसकी होती क्या थी, वेरी लेस सॉल्युबिलिटी। वेरी लेस सॉल्युबिलिटी, इसी का मतलब क्या है, स्पेयरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। तो अगर उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम है, वो ढंग से पानी में नहीं घुल रहा है, तो हम यहाँ पे क्या मान लेते हैं कि उसकी जो मोलारिटी होगी या फिर उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो अप्रोक्सीमेटली 0 होगी। क्योंकि वो घुल ही नहीं रहा अगर कुछ, तो मतलब घुल ही नहीं रहा, तो कॉन्सेंट्रेशन कितनी ही होगी, बिल्कुल कम मोल्स उसके घुल रहे होंगे अगर, तो उसको हम अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं 0 के करीब। तो हम इसको बोल देते हैं कि सॉल्यूशन जो है अब इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाले सॉल्यूशन की तरह हो गया होगा। सॉल्यूशन बिहेव्स लाइक सॉल्यूशन ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो अब हमारे पास एक फॉर्मूला था, लैम्डा एम इज इक्वल टू कापा इंटू 1000/m। इसको अब हम रिप्लेस कर देंगे, लैम्डा एम की जगह लिख देंगे लैम्डा नॉट, कापा को कापा ही रहने देंगे, और नीचे जो ये एम है इसकी जगह हम लिख देंगे अब एस। एस मतलब सॉल्युबिलिटी, कि कितना सॉल्यूबल हो रहा है वो। तो इससे हमारे पास सॉल्युबिलिटी का एक्सप्रेशन आता है कापा इंटू 1000/लैम्डा नॉट। बस एक यही फॉर्मूला है इस पूरे उसमें सॉल्युबिलिटी वाले एप्लीकेशन पार्ट में, कि हमें बस क्या करना था, मोलारिटी को रिप्लेस करना था सॉल्युबिलिटी से, और लैम्डा एम को रिप्लेस करना था लैम्डा नॉट से, क्योंकि अब हमने मान लिया कि सॉल्यूशन जो है इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाले की तरह बिहेव कर रहा होगा।
तो अगर एक बार हम जल्दी से सॉल्युबिलिटी वाला एक्सप्रेशन रिवाइज कर लेंगे कैसे लिखते थे, तो अगर कोई AgBr सॉल्ट है तो वो किस किस में डिसोसिएट करता है, Ag प्लस और Br माइनस आयंस में। तो हम इसकी सॉल्युबिलिटी कैसे लिखते हैं, Ag प्लस के नीचे S, Br माइनस के नीचे S। तो इसका जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट था KSP, उसको क्या लिखते थे, S इंटू S स्क्वायर। इसके लिए लिख के बताओ Ag2CrO4 के लिए, जैसे मैंने यहाँ पे S स्क्वायर लिखा वैसे एक बार आप इसका लिख के बताओ Ag2CrO4 के लिए। सही कह रहे हो बेटा, बहुत बढ़िया। ओके, तो Ag2CrO4 डिसोसिएट करता है 2Ag प्लस में, क्योंकि यहाँ पे 2 है, और CrO4 2 माइनस में। अब हम S लिखते टाइम नीचे इस 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 2S और ये S। अब KSP में इस 2S को लिखेंगे और इसका स्क्वायर भी करेंगे, क्योंकि इस 2 की वजह से 2 तो यहाँ पे लिखेंगे ही, लेकिन साथ के साथ इसका स्क्वायर भी करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय दिस S। तो ये हो जाएगा 4S स्क्वायर इंटू S इज इक्वल टू 4S क्यूब। तो सॉल्युबिलिटी वाला एक्सप्रेशन हम ऐसे लिखते थे स्टोइकियोमेट्री वगैरह से, और ये फॉर्मूला आ गया जो हमें यूज करना है इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस करने के लिए। तो अगर नोट कर लिया हो तो क्वेश्चन पे चले। नोट कर लिया सब बच्चों ने? ओके, तो एक ये क्वेश्चन है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड इज कापा, लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी आर X and Y, solubility of silver bromide in grams per liter is। solubility बतानी है। solubility क्या था, कापा इंटू 1000 बाय लैम्डा नॉट। इसी कॉन्सेप्ट को हमें यूज करना है। तो हम देख लेंगे क्या हमें लैम्डा नॉट और कापा दे रखा है क्या। कापा हमें दे रखा है, ये रहा कापा। लैम्डा नॉट लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी एक्स और वाई दे रखी है इन आयंस की। तो आप मेरे को एक बार लैम्डा नॉट बताओगे AgBr का कितना आएगा, AgBr का लैम्डा नॉट कितना आएगा, एक्स प्लस वाई। Ag प्लस वाले का लैम्डा नॉट प्लस Br माइनस वाले का लैम्डा नॉट इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो सिंपली इस एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे, सॉल्युबिलिटी पूछी थी इन्होंने बस, तो S हो जाएगा कापा इंटू 1000 अपॉन एक्स प्लस वाई। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें मिसप्रिंटिंग है, यहाँ पे एक्स प्लस वाई कर लेना, ऑप्शन ए, कापा इंटू 1000 अपॉन एक्स प्लस वाई। सिंपल ही था, बस कापा दे रखा था, लैम्डा नॉट आपको फाइंड करने की प्रैक्टिस हो ही गई है, इस एक्सप्रेशन में पुट कर दिया तो आ गया हमारा सॉल्युबिलिटी S की वैल्यू। ठीक है, ओके। एक ये क्वेश्चन देखो, इफ कंडक्टिविटी ऑफ वाटर यूज्ड टू मेक सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AgCl इज फाउंड टू बी दिस। ये क्या दे रखा है, कंडक्टिविटी ऑफ वाटर, एंड कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ AgCl इज दिस। ये दे रखा है कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन। If lambda naught m of AgNO3 is 200, lambda naught m of NaNO3 is 310, calculate KSP of AgCl। अब इन्होंने AgNO3 और NaNO3 की दे दी, इन्होंने एक डेटा मिस कर दिया, वो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। लैम्डा नॉट ऑफ NaCl देना चाहिए था इन्हें, लैम्डा नॉट m 250 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। NaCl का देना चाहिए था, तभी AgCl का कैलकुलेट कर पाओगे। अब पहले देखो इसमें
क्या नया है पहले वो सुन लो। कापा ऑफ वाटर दे रखा है, कापा ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, तो ऐसे केस में कापा ऑफ AgCl या फिर जो भी सॉल्ट है वो हमें निकालना होगा। कैसे? सॉल्यूशन में से कंडक्टिविटी माइनस करके वाटर की, जहाँ पे वाटर और सॉल्यूशन का ऐसे अलग अलग दे रखा हो, वहां पे कंडक्टिविटी ऑफ AgCl की फाइंड करनी होती है सॉल्यूशन माइनस वाटर करके। सॉल्यूशन बनता किसका है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट का ही, वही चीज कर रहे हैं बस यहाँ पे। कंडक्टिविटी फिर AgCl की फाइंड कर रहे हैं सॉल्यूशन माइनस करके वाटर करके। सॉल्यूशन की कितनी दे रखी है? 4.5 इंटू 10⁻⁻5 माइनस कर देंगे ये वाटर वाली 3.1 इंटू 10⁻⁻5। तो इसको सॉल्व करके आ रहा है 1.4 इंटू 10⁻⁻5, ये आ गया कंडक्टिविटी ऑफ AgCl। अब देखो पूछा क्या है? KSP। तो KSP का एक्सप्रेशन आप लिख सकते हो लैम्डा नॉट वाला करके एस की वैल्यू फाइंड करो, और अब आंसर बताओ। कापा की वैल्यू मैंने निकालना बता दिया, अब आंसर आप लोग बताओ। ओके, ओके, अलग अलग आंसर आ रहे हैं। और बच्चे भी ट्राई करो, क्या आ रहा है बताओ। ओके, तीनों अलग अलग आ रहे हैं, और किसी का कुछ? टेन की पावर 8 है माइनस। कितना कितना? ओके, चलो देख लेते हैं। माइनस 8। मैम मेरा तो 10 days पर 20 आ रहा है। मैम 10 की पावर -8 आ रहा है। 8 आ रहा है, ठीक है। Yes. पपिंदर का भी 8 आ रहा है, जिज्ञासा का 9 आ रहा है। 8 और 9 और 20 अभी तक आ गया हमारे पास। 8, 9 और 20। अब देख लेते हैं, चलो। नहीं किया था मैंने क्लोजेट से। ओके, देख लेते हैं चलो इस क्वेश्चन को। कापा की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड कर ली। KSP की वैल्यू बतानी है AgCl के लिए। तो AgCl डिसोसिएट करता है Ag प्लस और Cl माइनस में। तो इसकी सॉल्युबिलिटी S, इसकी सॉल्युबिलिटी S, KSP हो जाएगा S²। तो अगर हम S फाइंड कर ले तो S कहाँ से फाइंड कर सकते हैं हम? कापा वाले फॉर्मूला से। लैम्डा नॉट इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 बाय S। तो S हो जाएगा कापा इंटू 1000 बाय लैम्डा नॉट। कापा की वैल्यू ये रही, लेकिन लैम्डा नॉट की वैल्यू भी अभी हमें फाइंड करनी पड़ेगी, डायरेक्ट नहीं दे रखी। तो लैम्डा नॉट की वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे AgCl के लिए, तो Ag प्लस आ जाएगा इससे, फर्स्ट वाले से 200, प्लस Cl माइनस आ जाएगा इससे, नहीं Cl माइनस आएगा इससे, NaCl वाले से 250, माइनस कर देंगे अब NaNO3 का, ये रहा 310। तो इसको सॉल्व करके
450 माइनस 310, 140। ये आ गई वैल्यू लैम्डा नॉट की। तो पापा दे रखा है 1.4 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 10⁻3 डिवाइडेड बाय 140। तो मैं एक बार कैलकुलेट कर लेती हूँ इसको। अच्छा, ये तो 1 पॉइंट डायरेक्टली जा रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/10 नहीं 1/100 इंटू 10⁻⁻2। तो 10⁻- नहीं, कुछ गलत किया है मैंने। मैम 10 की 1/100 -5 + 3 -2। क्या गलत किया मैंने यहाँ पे? मैम ठीक है मैम, 10 की पावर -4 होगी मैम, सही है। सही है। तो मैम 10 की पावर में नीचे से -4 हो जाएगा ना। हाँ ठीक है, 10 की पावर माइनस ये 2 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -4 आ जाएगा एस की वैल्यू। तो के एस पी की वैल्यू आ जाएगी इसका स्क्वायर, 10 की पावर -4 का स्क्वायर, जो हो गया 10 की पावर -8। जो बच्चे बता रहे थे अभी, भविंदर, सुजल और चंदन, सही था बच्चा आपका, 10 की पावर -8। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, काफी स्टेप्स थे, लेकिन क्लियर हो गया ना जिसका नहीं आया था। बस इसमें एक ही ये वाला नया कॉन्सेप्ट था, ये वाला। इसको अपने नोटबुक में ऐसे लिख लेना, न्यू कॉन्सेप्ट करके। मैं एक बार फिर से ये बात बोल देती हूँ कि नीट में आज तक ये एसपी वाले कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन नहीं आया है, तो इस पे ज्यादा स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है। बस वो डिसोसिएशन कांस्टेंट वाले क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, वो तो पूछता ही है। तो आगे चलते हैं, अगर नोट कर लिया हो। मैम अगर एक्वा सॉल्यूशन दे रखा होगा मैम, तो वाटर की कंडक्टिविटी माइनस करनी पड़ेगी। थोड़ा सा लाउडली बोलो प्लीज। मैम अगर एक्वा सॉल्यूशन दे रखा होगा मैम, तो वाटर की कंडक्टिविटी माइनस करनी पड़ेगी मैम। हाँ, जहाँ पे मेंशन होगी वाटर की कंडक्टिविटी और ऐसे ही सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी, सिर्फ वहीं पे, वरना वो डायरेक्टली उसी की दी होती है। जैसे यहाँ पे एजीसीएल अभी तक जो आप यूज करते आ रहे हो पीछे वाले क्वेश्चन में, वैसे वो डायरेक्टली ही दी होती है। बस ऐसा एक आधा कोई क्वेश्चन टकरा सकता है गलती से। ठीक है, तो एप्लीकेशंस तो यहीं तक थी कॉलरॉश लॉ की। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आ जाता है होता है बैटरीज और कोरोजन। तो एक बार इसकी वेटेज देख लेते हैं। एक नंबर का यहाँ पे आया है, एक यहाँ पे आया, टोटल 2 अभी तक आए हैं। और कोरोजन से तो कभी सवाल आया ही नहीं लास्ट 7 ईयर्स में। लेकिन करके तो जाना ही है, क्योंकि पहले आ चुका है, तो पहले आ चुका है तो हो सकता है अब दोबारा फिर से आ जाए। तो ये सेमी इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए, और कोरोजन जो है नॉट इम्पॉर्टेंट बन जाता है, लेकिन पढ़ना तो है ही, इजी ही है। तो बैटरीज हम स्टार्ट करते हैं अब। बैटरी है क्या बेसिकली? गैल्वेनिक सेल में हम क्या कर रहे थे, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे थे। वही काम बैटरी या फिर सेल का होता है। 4 क्वेश्चंस किससे आए हैं? ओके, ओके जी, कैसा? तो बैटरी क्या है? बैटरी इज अ galvanic cell. Battery is a galvanic cell which converts chemical energy to electrical energy. यही काम था galvanic cell का, converting chemical energy to electrical energy. जो spontaneous reactions हो रहे थे वो ये काम कर रहे थे to produce केमिकल एनर्जी, और बैटरी क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जो यहाँ से स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से जो केमिकल एनर्जी आई उसको कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो बैटरीज को हम फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी। अब प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या फर्क है? सबसे मेजर ये कि प्राइमरी तो नॉट रिचार्जेबल होती है, उसको रिचार्ज नहीं कर सकते। जैसे हम अपना फोन रिचार्ज कर लेते हैं एक बार बैटरी उसकी खत्म हो जाए, लेकिन प्राइमरी को हम रिचार्ज नहीं कर सकते।
सेकेंडरी आर रिचार्जेबल, सेकेंडरी आर रिचार्जेबल, उसको चार्ज कर सकते हैं। प्राइमरी में रिएक्शन अकर्स ओनली वंस, सिर्फ एक बार ही वो रिएक्शन होगी, लेकिन यहाँ पे वो दोबारा भी हो सकती है, मतलब जितनी बार भी हम उसको चार्ज करके डिस्चार्ज करेंगे, दोबारा चार्ज कर देंगे, उतनी बार वो रिएक्शन होती रहेगी। और क्या है इसमें कि रिएक्शन जो है वो रिवर्स हो जाएगी जब चार्ज करेंगे, रिएक्शन रिवर्स्ड व्हाइल चार्जिंग। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही थी किसी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने में, जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही थी, चार्ज करते टाइम वो क्या होने लगेगी, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट। और अगर ये स्पॉन्टेनियस थी तो ये क्या रही होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। और नॉन स्पॉन्टेनियस करने के लिए क्या प्रोवाइड करी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जैसे फोन में चार्जर लगा के उसको चार्ज कर रहे थे, तो हो क्या रहा है, रिएक्शन अब रिवर्स में जा रही है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कराई जा रही है। प्राइमरी जो है वो सिर्फ तब तक वर्क करेगी जब तक उसके केमिकल कंपोनेंट सब है सॉल्यूशन में, जब तक वो खत्म नहीं हुए। तो वर्क्स एज लॉन्ग as chemical components are active, सिर्फ तभी तक वो वर्क करेगी। लेकिन यहाँ पे हम जितनी बार भी उसको चार्ज करेंगे वो वर्क करने लगेगी। एक इसका सेकेंडरी का फीचर ये हो गया कि एक टाइम पे तो ये गैल्वेनिक सेल की तरह बिहेव कर रही है, और एक टाइम पे ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह बिहेव कर रही है, सॉरी हाँ, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह। ये वाला कब, जब रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, और ये वाला कब, जब प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट। उल्टी जा रही है तब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, और ये वाला जब केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये मोटे मोटे कुछ डिफरेंसेस हो गए प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच। तो प्राइमरी सेल से स्टार्ट करते हैं, लिख लिया ये। प्राइमरी सेल्स का पहला एग्जांपल है ये हमारे पास, ड्राई सेल। पहला एग्जांपल है हमारे यहाँ ड्राई सेल, या फिर इसको लेक्लांचे सेल भी बोलते हैं, ड्राई सेल या फिर लेक्लांचे सेल। इसमें है क्या, देखो सेल में ये कैथोड पे लगा हुआ है कार्बन रॉड, और एनोड पे लगा हुआ है ये जिंक का कप। तो अगर एनोड पे जिंक लगा हुआ है, अच्छा, और ये MnO2 और NH4Cl का ये जो पेस्ट है, ये एज ए इलेक्ट्रोलाइट काम करता है। और इसका मतलब वो देख लेते हैं सेल की रिएक्शंस क्या क्या हो रही हैं एनोड कैथोड पे, क्योंकि इनमें बेसिकली जो हम बैटरीज वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं, इनमें बेसिकली हमें सेल रिएक्शंस पे फोकस करना है, क्योंकि अगर क्वेश्चन आता है तो मेनली वो सेल रिएक्शंस पे ही आ जाता है। तो इसमें ये तो हो गया इलेक्ट्रोलाइट, और ये हो गया कैथोड, ये हो गया एनोड। तो अगर एनोड पे जिंक है तो क्या हो रहा होगा, उसकी ऑक्सीडेशन। तो Zn कहाँ से कहाँ जा रहा होगा, Zn से Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके। कैथोड पे क्या हो रही होगी, कैथोड पे कार्बन की नहीं हो रही होगी अब रिडक्शन, क्योंकि कार्बन तो कहाँ ही जाएगा। वो किसकी रही होती है, इस इलेक्ट्रोलाइट की, जो MnO2 है। MnO2 इसकी रिएक्शन NH4 प्लस, ये NH4Cl से NH4 प्लस, और इलेक्ट्रॉन गेन करके ये जाता है, ये +4 है यहाँ पे, अब ये जाएगा +3 में, और +3 की इसका वो क्या होता है कंपाउंड, MnOOH प्लस NH3 यहाँ पे रिलीज, अमोनिया गैस यहाँ पे रिलीज हो जाती है। यहाँ पे एक बार चेक कर लो ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कितनी आ रही है, +3। तो रिडक्शन यहाँ पे किसकी हो रही है, बेसिकली Mn की, मैंगनीज की, +4 से +3 जाने में। ये है इसकी ड्राई सेल की रिएक्शन। अब नेट रिएक्शन आप लिख सकते हो 2 से मल्टीप्लाई करके इसको, क्योंकि यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है। नेट रिएक्शन आप देख लेना खुद। और क्या होता है कि ये जो NH3 यहाँ पे रिलीज हो गई, ये कई बार इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेती है Zn के साथ। NH3 फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स विद Zn2 प्लस।
तो कॉम्प्लेक्स वैसे तो अभी तक आपने पढ़ा नहीं है, अगर पढ़ा होता तो आपसे ही पूछती क्या बनता। तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ, ZnNH3 4 2 प्लस यहाँ पे फॉर्म हो जाता है। अगर क्वेश्चन आए कि किस सेल में ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है तो आप बता सकते हो ड्राई सेल में। और एनोड पे क्या है Zn, कैथोड पे क्या है MnO2। इसमें बेसिकली बस आपको एनोड कैथोड की रिएक्शंस पता होनी चाहिए। और इस सेल से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि रिडक्शन किसकी हो रही है, या फिर ये क्वेश्चन बन सकता है कि Mn कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट से कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। ये भी इस सेल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ओके ओके। तो मरकरी सेल है एक, लेकिन उससे पहले आप मेरे को ये क्वेश्चन बता दो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिक्वायरमेंट फॉर यूजफुल बैटरी। ये मैंने बताया नहीं, लेकिन आप बता सकते हो क्या, एक बार ट्राई करो। यूजफुल बैटरी के लिए क्या एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट नहीं है इनमें से। और बच्चे भी बताओ। ओके ओके, सही बता रहे हो सब। लाइट एंड कॉम्पैक्ट तो होना ही चाहिए ताकि वो इजीली कैरी हो सके। रीजनेबल लाइफ स्पैन होगा उसका तभी तो लोग उसको खरीदेंगे, अगर जल्दी खत्म होने वाली बैटरी होगी तो कौन खरीदेगा। It should ideally have a constant voltage throughout its lifespan। वोल्टेज अगर फ्लक्चुएट करती रहेगी तो फिर फायदा ही क्या है अगर चीज ढंग से नहीं चलेगी। इट शुड सप्लाई ऑल्टरनेटिंग करंट, ये कोई इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। और जो बैटरीज हैं वो डायरेक्ट करंट यहाँ पे सप्लाई करती है। तो ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो गया। नॉट अ रिक्वायरमेंट फॉर अ यूजफुल बैटरी, कि एसी वो प्रोवाइड करे ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। मैम अब लेकिन मैं जो सेकेंडरी एसी, बैटरी होती है ना वो एसी करंट को सप्लाई करती है। क्या बोल रहे हो बच्चे, सेकेंडरी मैम बैटरी ये तो ऐसी करंट ही सप्लाई करती है ना मैम, ऑल्टरनेटिव करंट। सेकेंडरी बैटरीज। यस मैम। ओके, मैं इसका श्योर नहीं हूँ, मैं आपको कल बताती हूँ एक बार कंफर्म करके, ठीक है। आपने वैसे पढ़ लिया है क्या फिजिक्स में एसी और डीसी? हम्म, नो मैम। नहीं पढ़ा। ओके, 10th में, ओके फिर तो सही है। वरना मेरे को फिजिक्स पढ़ानी पड़ती है यहाँ पे। ये वाला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू रिगार्डिंग अ प्राइमरी सेल। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है रिगार्डिंग प्राइमरी सेल? सी ऑप्शन है। सी ऑप्शन। अभी पीछे जस्ट मैंने जो मरकरी सेल की स्लाइड स्किप कर दी, वो किसका एग्जांपल था, प्राइमरी सेल का। इलेक्ट्रोड रिएक्शंस रिवर्स इसमें नहीं हो सकती, रिएक्शन ये रिचार्ज भी नहीं हो सकती। एग्जांपल ऑफ प्राइमरी सेल इज मरकरी सेल। निकल कैडमियम स्टोरेज सेल। अब ये स्टोरेज वर्ड का मतलब ही है कि उसमें हम केमिकल एनर्जी स्टोर कर पा रहे हैं। वो एग्जाम्पल किसका है, सेकेंडरी का, इसमें हम केमिकल एनर्जी स्टोर कर लेंगे उसको रिचार्ज करके। और मैं देख लेती हूँ अगर कोई और क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, वरना फिर हम बाकी कल ही कर लेंगे। और तो फिर करोजन वगैरह का ही है। मरकरी सेल हम कल स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही। कल आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जो जो भी होमवर्क डीपीपी शेयर्ड है प्लीज उनको कर लेना, और फिर हम कल उसके डाउट्स भी ले लेंगे अगर कोई है आपके। ओके, ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही।